हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी लोगों का यानी सभी विद्यार्थियों का इस खजान आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। इस बुनियादी बैच में द सेंस की पॉलिटी की जो क्लासेज आप लोगों के सामने चल रही है, ठीक, ये छठी क्लास की क्लास को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और आज सातवीं क्लास की एनसीईआरटी यानी पॉलिटी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए जिस तरीके से, ठीक ना, एक क्लास छठी की कंप्लीट हुई, उसी तरीके से सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं द सेंस की 12वीं क्लास तक की क्लास आपके सामने पर डे कुछ नया नया लेकर आएंगे और बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने समझाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वो एक तरीके से यूपीएससी और पीसीएस के बच्चों के लिए बुनियाद है या नींव है। इन द सेंस कि वह क्या है, एक स्टार्टिंग का फेज है, ठीक ना। तो बिना एनसीईआरटी कंप्लीट किए आप कोई भी कोर्स अगर लेते हैं या समझते हैं, पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी उसकी जो समझ होती है वह कम रह जाती है और एनसीईआरटी की क्लास अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं तो काफ़ी उसमें आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब सातवीं क्लास की जो एनसीईआरटी है क्लास है पॉलिटी का, उसको अभी हम देखते हैं कि क्या करना है। देखिए इसमें फर्स्ट चैप्टर है, ठीक ना, भारतीय लोकतंत्र में समानता। क्या है? भारतीय लोकतंत्र में समानता। अब यहां पे कह रहा है समानता, यानी कि किसमें? भारतीय लोकतंत्र में, ठीक है ना। लोकतंत्र का मतलब मैंने बताया था ना कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकार होगी वो लोकतंत्र होगी। इन द सेंस कि लोक, भारतीय लोक का तंत्र यानी सिस्टम, वही क्या होगा? हमारा लोकतंत्र होगा। समानता के बराबर क्या कह रहा है? बराबर। इन द सेंस कि भारत में जितने भी लोग हैं, भारत की सीमाओं के अंदर जितने भी लोग रहने वाले हैं, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया गया है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि कोई जाति धर्म का मतलब नहीं रहेगा, कोई अमीरी गरीबी का मतलब नहीं है, कोई महिला पुरुष का मतलब नहीं है, कोई गोरा काले का मतलब नहीं है। इन द सेंस कि संविधान हमारी जो प्रोविजंस करती है, जो सुविधाएं देती है, वो भारतीय सबके लिए है, ठीक ना। वही क्या होता है? समानता, यानी कि सबके लिए बराबर, समान, एक समान, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं शिक्षकों के लिए क्या लिखा गया है, देखते हैं। देखिए किताब का यह खंड भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों का परिचय कराता है। बात में आ रहा है ना? क्या कह रहा है? किताब का यह जो खंड है भारत के विशेष संदर्भ के साथ लोकतंत्र में समानता, लोकतंत्र में समानता यानी भारत में समानता की अहम भूमिका से विद्यार्थियों का परिचय कराता है। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त करता है, समस्त नागरिकों को। समझ में आ रहा है ना बातें? चलिए, इसके बावजूद लोगों का रोजमर्रा का जीवन समानता से कोसों दूर है। अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो काफी दूर है। दूर इन द सेंस कि अभी भी आप समाज में चले जाएंगे ना तो अमीरी गरीबी का भेदभाव आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। इन द सेंस गोरा काला का भेदभाव भी होती है नहीं। एक तरफ होता है शिक्षा, शिक्षा का भेदभाव भी हो जाता है। कहीं पैसे वाला है, कहीं गरीब है, उसकी भेदभाव हो जाती है। कहीं अगर हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, अगर इस्लाम वाला है तो उसके साथ भी भेदभाव होता है। इन द सेंस कि धर्म के नाम पे भी भेदभाव हो जाता है। तो हर तरीके का प्रैक्टिकली के लेवल पे अगर हम बात करें तो भेदभाव दिखता है। फिर कह रहा है नागरिक शास्त्र की पहले की पाठ्य पुस्तकें समानता की चर्चाओं में संविधान के प्रावधानों को दोहरा भर देती थी, पर लोगों के जीवन की वास्तविक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती थी। यह इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। बात समझ में आ रहा है ना? यह कह रहा है कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किस तरीके से, ठीक ना, ये समानता की चर्चा वस्तु को प्रस्तुत करता है। फिर कह रहा है यह इकाई एक अलग ढंग से समानता की चर्चा को प्रस्तुत करती है। विभिन्न समुदायों द्वारा आज भी कई प्रकार से असमानता का जो व्यवहार किया जाता है और भोगा जाता है, उनके माध्यम से समानता की जरूरत को इसमें उभारा जाएगा। अभी भी आप जब ग्रामीण एरिया में जाएंगे या शहरी एरिया में, हर जगह कहीं भी चले जाइए, जिस समाज में आप जाएंगे आपको छुआछूत की भावना दिखेगा,
आपको दिखता है कि यह समानता नहीं है, यहाँ समानता नहीं दिखाई दे रही है। जैसे हमारे समाज में पुरुषवादी समाज है नहीं, जहाँ कहते हैं कि जहाँ पुरुष जाएगी वहाँ महिलाओं को नहीं जाना है। बहुत ऐसे जगह पे जहाँ पुरुषों को ही जाना अलाउ है, महिलाओं को जाना अलाउ नहीं करते हैं लोग। ये हमारी समाज करती है ऐसी, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है, पहला अध्याय विद्यार्थियों को कांता, ठीक ना। पहला अध्याय क्या है, विद्यार्थियों को कांता, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति से मिलवाता है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि अलग अलग लोगों से जिन्होंने अलग अलग तरह से असमानता का अनुभव किया, इनके अनुभवों के जरिए हम मानवीय गरिमा की अवधारणा का परिचय दे रहे हैं। असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका की चर्चा हम यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मौजूद असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है। मतलब समझ में आया। इसमें यह कह रहा है कि असमानताओं को दूर करने के लिए जरूरी कानून और नीतियां बनाने में सरकार की भूमिका की चर्चा हम यह दिखाने के लिए कर रहे हैं। मतलब ये जो छुआछूत की भावना है, इक्वलिटी की भावनाओं नहीं है, उसको दूर कर, जहां पे असमानता फैल जाती है ना, क्या फैल जाती है, असमानता, उसकी बात कह रहा है कि जहां पे असमानता है उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सरकार की जो भूमिका होती है कानून बनाने की, नियम बनाने में, उसमें अपनी भूमिका को भी हम लोग दिखाते हैं। मौजूदा असमानताओं को मिटाने की प्रतिबद्धता सरकार के काम का एक बड़ा हिस्सा है। ये सरकार के सामने एक चुनौती है, समझ में आ रही है ना। सरकार कहती है कि सबको बराबर अधिकार दो, लेकिन क्या लगता है अभी भी समाज में बराबर का अधिकार है क्या? बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। मेन बात यह है कि उसको नॉलेज ही नहीं है कि समानता है क्या। क्या हमको भी अधिकार दिया गया है बराबर की अधिकार जगह बैठने का? पता ही नहीं है। बहुत ऐसे समाज में आप चले जाएंगे जहां मंदिरों में नहीं जाना है नहीं, वहां बैठ के नहीं खाना है, उनके साथ नहीं बात करना है, ऐसे नहीं, वे बहुत तरीके की चीजें आपको दिखने को मिल जाएगा। फिर कह रहा है, इस अध्याय में हम संक्षिप्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में असमानता के मुद्दों को भी देखते हैं और यह स्पष्ट कर रहे हैं कि असमानता एक विश्वव्यापी मुद्दा है और कई लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलता है, ठीक ना। अब इस पे क्या कह रहा है कि हम अमेरिका की तुलना, अमेरिका को भी यहां से जोड़ के देखते हैं कि उसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक ना। चलिए अब इसमें कह रहा है, इस कार्य का दूसरा अध्याय, इस इकाई का दूसरा अध्याय इस पुस्तक का 10वां पाठ है। पुस्तक में समानता को लेकर जगह जगह उठाए गए प्रमुख विचारों को इस अंतिम अध्याय में एक साथ बांधा गया है। यानी कि इस टॉपिक के अंत में यह आपको दिखाई देगा या दिखाया जाएगा कि समानता को कैसे अलग अलग तरीके से एक साथ बांधते हैं, ठीक। इस अध्याय का एक बड़ा अंश समानता की लड़ाई में विभिन्न लोगों के योगदान की चर्चा करता है। क्या करता है? विभिन्न लोगों का योगदान। जैसे अगर हम लोग गोरे काले की बात करें, उसमें भी किया गया, जैसे मंडेला का नाम सुने होंगे। भारत में भी ऐसा है नहीं है, महिला पुरुष के बीच में जो मतभेद, जो एक अंतर बांटा गया है, ठीक ना, उत्तर वैदिक काल से, तो पढ़े होंगे आप लोग, है नहीं, उसको भी काम करने के लिए हम लोगों ने, सरकार हमारी काम कर रही है, नहीं कर रही है। उसके बाद में जो देख रहे हो ना कि महिलाओं को रिजर्वेशन की बात कर रहा है, महिलाओं को शिक्षा की बात करते हैं कि उसको आगे बढ़ाओ, इन द सेंस कि उसको बराबरी पे लाओ। हमारी समाज उसको क्या करती है, उस बराबरी पे लाने से दूर है। यानी कि वह चाहती है, या चाहती इन द सेंस कह सकते हैं कि वो समाज ने इस तरीके से उसको दबा रखा है, वह बराबर पे हिस्सा पे नहीं आ पा रहा है। चलिए इसमें उदाहरण स्वरूप एक सामाजिक आंदोलन पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक ना, आंदोलन पे, और साथ ही उन रचनात्मक तरीकों को भी उभारा गया है जैसे लेखन, गीत और कविताएं। पब्लिकों के बीच में किस तरीके से यह समानता की जो पाठ है पढ़ाया जाए, तो कोई कविता के रूप में पढ़ाता है, कोई कहानी के रूप में पढ़ाता है, और कोई मैगजीन के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, सब तरीके से जैसे सुविधाएं हैं। अब पब्लिक तो एक जगह तो है नहीं, पूरी भारत में अलग अलग जगहों पे है, तो अपने अपने जगह पे कैसे हम उन तक मैसेज पहुंचाए, उसकी बात कर रहा है, जिनके माध्यम से लोग समानता की मांग व्यक्त करते हैं।
ठीक ना। फिर कह रहे हैं इन दोनों ही अध्यायों का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करना है कि समानता और लोकतंत्र की अवधारणाएं गतिमान है, यानी कि वह तेजी से चल रही है। गारंटी है कि इक्वलिटी तो होगी, समानता होगा, लेकिन जिस समाज में जिस जगह पे अभी नहीं है उसको भी हमको वहां तक पहुंचाना है। इनकी गतिमयता इस बात से दिखाई देती है कि सरकार को, ठीक ना, समानता के लिए नए नए कानून और कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं और विभिन्न आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर लोगों के आंदोलन चलते रहते हैं। ठीक है ना। चलिए, इस बात तक यहां तक तो क्लियर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। कांता ओम प्रकाश, ठीक है, कांता ओम प्रकाश अंसारी दंपति और तवा मत्स्य संघ, इन सभी के अनुभवों जैसे ही विभिन्न स्थानीय अनुभव हर जगह मौजूद होंगे। इस इकाई में निहित अवधारणाओं को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक, व्यवहारिक और उपयुक्त बनाने के लिए स्थानीय स्थितियों का हवाला दिया जाना चाहिए। इन द सेंस कि यह होना चाहिए, बिल्कुल क्या लिखा है, स्थानीय स्थितियों का। जब तक आप एक स्थानीय लेवल पे इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इन कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं करेंगे, जागरूक नहीं करेंगे, माध्यम जिस तरीके से हो, तब तक इसमें बदलाव नहीं आएगा। ठीक। फिर कह रहा है कक्षा में समानता के मुद्दों पर चर्चा होना शिक्षक से ऐसी संवेदना और दृढ़ प्रतिबद्धता की मांग करता है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की गरिमा अक्षुण्ण बनी रह सके। यानी कि एक क्लास है, ऐसे समझिए कि क्लास है, क्लास में हर तरीके के लोग होंगे, हर जाति के लोग होंगे, हर धर्म के लोग होंगे, हर कल्चर के लोग होंगे, है नहीं, अपनी अपनी सब तरीके के लोग होगा। अब इसमें कह रहा है कि उस क्लास के अंदर में ये बच्चों को फील कराना है कि हमको क्या है, समानता है, यानी कि हम हर व्यक्ति एक हैं, समान है। अब मान लो कि मैं टीचर हूं, मैं बोलूं कि नहीं आप पैसे वाले हो तो आपको पढ़ाऊंगा, फ्री वाले को, जो गरीब है उसको नहीं पढ़ाना है, तो असमानता यहाँ पे दिखेगी, समानता नहीं दिखती है। ठीक ना। तो समानता का मतलब यही है कि समाज में हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया जाए, बराबर हो, इक्वल हो। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, जो चैप्टर हमारा है फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये कह रहा है, ये दिखाया है। देखिए समाज में तरह तरह के लोग हैं, लेकिन अगर हम लोग समझाने की बात करेंगे तो एक हो जाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे छोटे लाल है, वो कौन है, एक किसान है, यह किसान का काम, फार्मर खेती करता है। एक जो है मंजीत कौर, यह टीचर है, ठीक है, पढ़ाने का काम करेंगे। ये जो है तेजा सिंह, ये व्यापारी है, ये व्यापार करते हैं, ठीक, दुकान उकान भी खोल रखे होंगे। एक है गिरीश राव, ये क्या है, छात्र है, विद्यार्थी है आपके तरह। कांता देवी एक घरेलू कामगार है, यानी कि जो हाउस वाइफ कहते हो ना, घर में काम करने वाले, जो मम्मी की तरह, दादी की तरह होते हैं, वो वाले लोग हैं। और सुजाता कुमारी भी यही है, यानी दोनों लोग जो हैं अलग अलग काम करते हैं सारे लोग, लेकिन दोनों सेम है। ये विद्यार्थी है, व्यापारी है, ये टीचर है, ये किसान है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता, कौन, ये कांता और ये सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ये कहती है कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, एक फ्रेंड आपस में बात करती है और कहती है कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। बात समझ आ रहा है ना। वोट डालने की बात अगर आई तो कौन है, सब लोग हैं उसमें, यानी कि व्यापारी भी हैं, है नहीं, विद्यार्थी में जिसका उम्र 18 वर्ष पूरा गया वो भी है, ठीक, यानी कि किसान भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, यानी कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, सब एक तरीके से लाइन में लगा है और वोट का इंतजार कर रहा है कि वोट मुझे देना है। फिर कह रही है कांता कि हाँ बिल्कुल ठीक। फिर देखिए क्या लिखा है इसमें, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, अब समानता की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या है देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था इसके बारे में, ठीक ना, कि क्या है, एक भारत लोकतांत्रिक देश है। अब आगे देखिए,
कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी। ठीक, अब लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कैसे होती है? वोट से ही तो होती है। जितना ज्यादा लोग वोट देंगे लोकतंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता के लिए, जनता में से चुनी गई सरकार, यानी कि जो सरकार है वो हमारे बीच से ही तो बंदा बना है और हमने ही उनको चुना है। और वो किसके लिए काम करता है? हमारे लिए ही करता है। समझ में आ रहा है ना? फिर कह रहा है भागीदारी संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। ठीक है, समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। बात समझ में आ रहा है ना? लोकतंत्र की मेन विशेषता क्या है? इक्वालिटी, समानता। लोकतंत्र में अगर समानता नहीं होगी तो लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। फिर लोकतंत्र किस बात का, सरकार किस बात का? ठीक है, फिर देखते हैं। और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान है या नहीं। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। बात में आ रहा है ना? अभी कांता कुछ कहने वाली है, वहां से हम लोग समझ में आ जाएगा कि ये समाज जो है क्या वह बराबरी मानता है कि नहीं, क्या यह छुआछूत से दूर है कि नहीं, क्या ऊंच नीच की भावनाओं से दूर है कि नहीं, इसकी चर्चा करना है। यानी कि समान तरीके से समानता का बात करता है कि नहीं करता है। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है। अब कह रहा है चल कांता अब तेरी बारी आई, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र की कितनी अच्छी खूबसूरत ये लोकतंत्र की ये विचारधारा है कि आप हाथ जोड़ते हैं और पब्लिक से डिमांड करते हैं। क्या करते हैं कि हम आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट को, यानी कि रोटी कपड़ा मकान तो है ही, उसके अलावा क्या होता है? गली में लाइट लगवाना है नहीं, पाइप बिछवाना, पानी की व्यवस्था करना है नहीं, रोड सड़क बनवाना है नहीं, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल की सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, इन सारे चीज हम आपको करवाएंगे, तब जाके वह पब्लिक आपको वोट देती है। बात समझ में आ रहा है ना? वही बात यहां पे कह रही है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है इसमें कि ये जो अब्दुल रहमान है ये कारीगर है और यह एक गृहिणी है। कौन? शबनम बानो। अब यहां पे कह रहा है ग्रेसी लैंगोग एक पारदर्शिता है, आइजैक लैंगेन एक सरकारी अधिकारी है या मीडिया है जो समाचार वगैरह अखबार पर निकालते हैं, और योगराज एक बेरोजगार व्यक्ति है, और अशोक जैन जो है वह उद्योगपति है। ठीक है, अब देखिए कुछ देर बाद क्या हो रहा है खेल। कुछ देर बाद में आना कंता जी नमस्ते साहब, ये सब चीज उसके चल रही है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब यहां पे है मताधिकार की समानता। क्या है? मताधिकार की समानता की बात करता है। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। यानी कि कांता जो है लोकतंत्र में क्या करती है? पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कि वो वोट देने के दिन खड़ा है लाइन में, वहां से कहानी को शुरू करते हैं। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। मतलब समझ में आया? कारीगर भी है, बिजनेसमैन भी है, किसान भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, पैसे वाले हैं, गरीब है, सब है, महिला पुरुष सब। इन द सेंस कि उस लाइन में यह भेदभाव नहीं है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन पैसे वाले हैं, कौन क्या है, कोई मतलब नहीं है, सब बराबर है। यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है और भारत का नागरिक है, सब वोट दे सकते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है। अब समझ में आ गया ना? अशोक जैन उसके मालिक है कांता के, और कांता कौन है? उसके नौकर हैं। लेकिन फिर वह पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। जिसकी उम्र कितनी हो गई है? 18 साल हो गई है, हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं।
ठीक है, इसे क्या कहा गया है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है ना, यानी कि बिना किसी भेदभाव किए बगैर हर भारतीयों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है ना, चलिए, और यह भी सभी लोकतंत्रों की आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। क्या कह रहा है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है, यानी सब व्यक्ति को बराबर वोट देने का अधिकार है, किसके रूप बेस पे? समानता के बेस पे, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का हकदार तो है ना। ठीक है ना, देखिए, चाहे वह व्यक्ति किसी भी काम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी व्यवसाय का हो, भारत में उस व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। ठीक, और लोकतंत्र में यही आपकी बहुत बड़ी ताकत है, और यही आपकी एक वोट जो ताकत है, यह सरकार को बदल सकती है, सरकार को बना सकती है, सरकार को गिरा सकती है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि यही एक ताकत है। ठीक, फिर कह रहा है कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सबके पास भी एक ही वोट है। उन सबके पास क्या है? एक ही वोट है। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। ठीक है, यानी कि अब उसको दिखने लगता है कि सच में ऐसा है क्या। चलिए, वह फिर अब आगे देखते हैं क्या कहता है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। अब जब लाइन में कांता खड़ी है वोट देने के लिए, तो उसके दिमाग में कुछ शक पैदा हो रहा है। अब पता नहीं क्या शक है, क्या सोच रही, उसको देखते हैं। आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है। झोपड़पट्टी जानते हो ना, जहाँ पे झुग्गी टाइप के, स्लम बस्ती जिसको कहते हो। ठीक, एक सिस्टमेटिक तरीके का घर नहीं होता है, झुग्गी वुग्गी टान के लोग रहते हैं। और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। ऐसे बिल्कुल होते हैं। घर के कोई मेंबर बीमार होता है, लेकिन फिर भी वह जानबूझकर उस कंपनी में, फैक्ट्री में, मालिक के यहाँ कहीं भी जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है तो छुट्टी नहीं लेना चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता है? कि वहां से उसको पैसा मिलेगा तो अपने बच्चों को दिखवाएगा। और वह कहाँ रह रही है? झुग्गी में। उस झुग्गी के पीछे नाला क्रॉस कर रहा है। क्योंकि जहां भी झुग्गी होता है, थोड़ी सी जो उसका एरिया होता है थोड़ी सी गंदा टाइप का होता भी है। ठीक है, तो उसके पीछे से नाला क्रॉस कर रहा है, तो स्वाभाविक उस नाले की जब पानी आएगी, बदबू आएगा, है नहीं, तो उससे क्या होगा? उस एरिया के लोग बीमार होंगे ही होंगे। ठीक, अब घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है। वह सुबह से शाम तक काम करके आएगी तो कहाँ हॉस्पिटल जा पाएगी? पैसे भी नहीं है कि एक दो दिन छुट्टी भी कर ले तो भोजन चल जाएगा। और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, जब वहां जाओगे तो आपको दिखेगा कि इतनी सारा लोगों का लाइन दिखता है। क्या लगता है कि उसमें अच्छे बिजनेसमैन होते हैं क्या? नहीं। अरे अच्छे बिजनेसमैन तो अपोलो में, फोर्टिज में और मैक्स में दिखवाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कौन दिखवाता है? जो मीडियम क्लास के लोग हैं और लोअर क्लास, यानी कि जिसकी इनकम कम है, फ्री में उसकी इलाज हो जाती है, वो लोग जाते हैं। जिसके पास पैसा है उसके पास समय कहाँ है? गया वहां से वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, अपना इलाज कराया, घर आया। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल उन सबके लिए है। उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि केवल गरीब व्यक्ति आए, केवल अमीर व्यक्ति आए, कहीं नहीं, सबके लिए है। सरकारी सुविधाएं जहां जहां है सबके लिए सुविधा वह प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात है कि थोड़ी सी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक, इसके वजह से वहां पे थोड़ा सा समय लगता है, भीड़ हो जाती है, लेकिन सुविधाएं गलत नहीं होती, सुविधाएं बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, सुविधाएं अच्छी रहती है। ठीक, और जहां अच्छी नहीं है वह थोड़ी सी हमारी प्रशासनिक अधिकारी की
ढीलापन होता है, लेकिन वो भी धीरे सिस्टम में आ जाता है तो सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है, इसको आप लोग हम देखते हैं। उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसे सोचने के 3 कारण बताइए। अब क्वेश्चन आ गया इसका, ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे है असमानता है, असमानता समझते हो ना, मतलब भेदभाव, एक यानी कि छुआछूत, ऊंच नीच, इसके बारे में बात करता है। देखिए कांता कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, बहुत सारा लोगों में से, ठीक, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए इसका आशय हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। देखिए क्या कर रहा है, ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। क्या कह रहा है कि निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल। फिर कह रहा है भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। ये तो सबसे बड़ा व्यवस्था है। मतलब ये समझिए कि भारत में जातिवादी अगर मामला अगर असमानता से दूर होकर समानता में प्रवेश कर जाए तो समझिए आधा बीमारी दूर हो गया भारतीयों का। लेकिन ये जो है मामला देख रहे हो ना, जातिगत, ये मामला बहुत बड़ा बीमारी है, बहुत बड़ा समस्या है भारत के लिए। असमानता का सबसे मेन बीमारी यही है। ठीक है, यानी कि ये अगर दूर हो जाए तो समझिए भारत का निदान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगी। लेकिन नहीं होने वाला जल्दी। क्यों? लोगों के दिमाग में कूट कूट कर भरा है, हम ये है, हम वो है, हम इस जाति से हैं, हम इस समुदाय से हैं, हम इस परिवार से हैं, हम इस कम्युनिटी के हैं, कट कट कर भरा, कूट कूट कर पूरी। अब देखिए यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाता है। बिल्कुल, एक ग्रामीण एरिया में आप चले जाइए, ठीक, जब उस ग्रामीण एरिया में आप जाएंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि जातिगत व्यवस्था कैसी होती है, कैसे ऊंच नीच जाति को बांटा गया है, कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों में बांटा गया है, कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटा गया है। ये शहर में तो आपको कम मिलेगा, क्योंकि शहर में हर व्यक्ति एक बराबर के रूप में रहते हैं। भाई आपका घर जहां पे है उसके जस्ट बगल में किसी मोहम्मदन का घर होगा, उसके बगल में किसी सिख वाले का होगा, किसी ईसाई का होगा। ग्रामीण में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एरिया बाय एरिया फिक्स लोग कर देते हैं। इस एरिया में मोहम्मदनी होंगे, इस एरिया में सिख वाले होंगे, इस एरिया में हिंदू होंगे, इस एरिया में मतलब ईसाई वाले होंगे। मतलब एरिया बाय एरिया वो लोग क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। वहां पे दिखता है कि आप किस कम्युनिटी के हैं, किस रिलीजन, किस जाति के हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, आप भारत के शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। यह आपको दिखता है क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में नहीं है, उस माहौल में नहीं है, आपको नहीं पता है। लेकिन जब ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। फिर कह रहा है परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। ये इसको अगर आपको लग रहा होगा कि एजुकेशन आ जाने से जातिगत व्यवस्था खत्म होने वाली है, खत्म हो गई है, ये ऐसा कहना लगभग नामुमकिन अभी है, क्योंकि काफी चीजें रिजिडता से होती है। आप जिस सोसाइटी में, जिस परिवार में पले बढ़े हैं, उस परिवार, उस सोसाइटी का जो अंश होता है, जो विचार होता है, वो आपके दिमाग में कूट कूट कर भर दिया जाता है। ठीक, तो आप उससे हटके काम ही नहीं करते, सोचते ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि आप किसी अदर कास्ट के लड़की से शादी कर लिए तो देखिए कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। समझ में आ रही है ना, कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। भाई जात से ही होना चाहिए, क्यों, वो भी तो इंसान है, इंसान आप भी हैं, लेकिन नहीं, जात से ही होगी। समझ में आ रही है ना। तो ये सब चीजें बहुत बड़ा विवादित के रूप में उभरता है। देखिए आगे क्या है,
आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना, किसके बारे में पढ़ते हैं? स्कूल में दलित के बारे में पढ़ते। देखिए क्या कहता है। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित जो शब्द है उसके बारे में क्या समझते हैं आप? एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। निचली जाति का मतलब क्या होता है? जिनका विकास अभी नहीं हुआ, जो विकास की मुख्य धाराओं से अभी नहीं जुड़े हैं, जैसे एससी कह सकते हैं ना। चलिए, दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। दलित का मतलब ही यही होता है। ठीक ना, मतलब यह है कि वो लोग एक सोच रहे हैं कि हमको शुरू से क्या किया गया था? दबाया गया था समाज में। दबाने का मतलब क्या होता है? आप मंदिर नहीं जाओगे, आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे, आप मेरे साथ बराबर में बैठ के खाना नहीं खाओगे, आप हमारे साथ बात नहीं करोगे, आप इधर नहीं जाओगे, उधर नहीं, मतलब इतनी बाउंडेशन उस पर थोप दिया जाता था कि वह व्यक्ति अपने आप को दबा कुचा महसूस करता था, डर से महसूस करता था, खुल के समाज में नहीं बोल पाते थे, खुल के समाज में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते थे किसी कामों में। उसको कहते हैं दलित। ठीक, फिर कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। क्या है? एक वाल्मीकि जो है एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन, इसमें जूठन, ठीक ना, जूठन में वे लिखते हैं, कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? समानता की बात नहीं कर रहा है, असमानता की बात हो रही है। कक्षा में उस विद्यार्थियों को क्या करता था? अदर वाले विद्यार्थियों से अलग बैठाते थे, और वह भी फर्श पर। अब आप ही बताइए कि मेरे क्लास में कोई विद्यार्थी आए, ठीक, सबको मैंने बेंच टेबल पे व्यवस्था कर दूं और एक व्यक्ति को बैठाऊं कि नहीं तुम दलित हो, तुम पीछे बैठो, तो अपने आप को वह दबा कुचा महसूस करेगा कि नहीं करेगा? उसको लगेगा कि नहीं लगेगा कि हम इस समान से बिल्कुल अलग हैं, हम समान के अंदर नहीं आ रहे हैं, हम समानता के अंदर नहीं आ रहे हैं, और समानता के भेदभाव से मुझे देखा जा रहा है? करेगा ना? वही यहाँ कह रहा है, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती थी, मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास। कभी कभी बिना किसी कारण वे मुझे मार पिटा करते थे, बिना किसी कारण का। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि पढ़ने, इसको इस सोसाइटी, इस लोगों को नहीं पढ़ाना लिखाना है। ठीक, लेकिन वो व्यक्ति आ जाते थे पढ़ने के लिए। ठीक, किसी तरीके से उसको इतनी निगलेक्ट करो, इतना निगलेक्ट करो, इतनी टॉर्चर करो, वो व्यक्ति धीरे धीरे पढ़ाई करना ही छोड़ दे।